DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम भोला पांडे है। मैंने 7th to 10th JPSC एग्ज़ाम में 8वां स्थान प्राप्त किया है और मुझे प्रशासनिक सेवा प्राप्त हुआ है। हमने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने मूल निवास स्थान गिरिडीह जिला से प्राप्त किया। 12th हमने 11th व 12th बोकारो इस्पात सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोकारो से प्राप्त किया। फिर हमने स्नातक के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज से वहाँ से हमने अपनी स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। स्नातकोत्तर हेतु हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग आए और वहाँ से हमने स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की। मेरी माँ एक गृहिणी है और मेरे पिताजी झारखंड सरकार के विद्यालय में एक प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। मैं आगे की अपनी स्ट्रेटेजी बताने के पहले मैं सबसे पहले दिल्ली नॉलेज ट्रैक को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से ही हमने कुमार हर्ष सर का मार्गदर्शन प्राप्त किया और उनके दर्शनानुसार हमने कैटलिस्ट IAS कोचिंग संस्था जो रांची में है वहाँ से हमने अपना प्रिपरेशन किया और जिसका हमारे प्रिपरेशन में एक अहम रोल है। JPSC का जो एग्ज़ाम होता है अन्य सिविल सेवा परीक्षा के तरह ही 3 चरणों में यह एग्ज़ाम होता है। PT प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 व पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो नॉर्मल GS होता है और पेपर 2 जो होता है उसमें झारखंड के सभी प्रश्न होते हैं। पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, साइंस, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जो ह्यूमन राइट रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड, अवार्ड्स रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड, ये सब मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें करंट अफेयर्स भी होता है और इसके साथ साथ पेपर 1 में 10 प्रश्न झारखंड के होते हैं। पेपर 2 में भी पूरे 100 क्वेश्चंस रहते हैं, वो 100 क्वेश्चंस झारखंड के होते हैं। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कुल 200 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक प्रश्न 2 मार्क्स के होते हैं। टोटल 400 मार्क्स के ये एग्ज़ाम होता है। ध्यान देने की बात है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कुल 110 क्वेश्चंस सिर्फ झारखंड के होते हैं और 90 क्वेश्चंस नॉर्मल जनरल स्टडीज़ के होते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में हमने अपनी जो पढ़ाई की, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की जो मैंने तैयारी की वो कैटलिस्ट IAS के नोट्स से किया, प्लस हमने मूल किताब के रूप में उड़ान पब्लिकेशन का किताब को उपयोग किया, प्लस ऑनलाइन वीडियोस में ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड करके एक YouTube वीडियो है जिसमें सर का बहुत हेल्प हुआ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के तैयारी में। इसके बाद हमने टेस्ट सीरीज़ दिया था। टेस्ट सीरीज़ हमने 2 टेस्ट सीरीज़ लिए थे। पहला तो एक कैटलिस्ट IAS का ही एक टेस्ट सीरीज़ था। इसके अलावा हमने हजारीबाग बेस्ड एक मेघा सिविल सर्विस करके कोचिंग संस्था है उसका टेस्ट सीरीज़ हमने लिया था। हालांकि वो टेस्ट सीरीज़ हम चूँकि हजारीबाग में नहीं रहते थे, हम अपने मित्र के माध्यम से वह प्रश्न PDF के फॉर्मेट में मंगवा करके हमने उसका उपयोग किया था और जिसका दोनों टेस्ट सीरीज़ का मेरे प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। इसके बाद द्वितीय चरण है जो कि मेंस का होता है। द्वितीय चरण में कुल 6 पेपर होते हैं। पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश जनरल लैंग्वेज का होता है। पेपर 2 एक ऑप्शनल लैंग्वेज लिटरेचर का होता है। पेपर 3 सोशल साइंस जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी होता है।
पेपर 3 पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस होता है। पेपर 4 इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। और पेपर 6 जो होता है वो साइंस का होता है। अब हम सारे पेपर को एक एक बारी करके देखेंगे। पेपर 1 कुल 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 50 मार्क्स हिंदी का होता है और 50 मार्क्स इंग्लिश का होता है। हिंदी में निबंध, व्याकरण, वाक्य विन्यास व संक्षेपण पूछा जाता है। इसी तरह इंग्लिश में पैराग्राफ, एसे राइटिंग, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन एवं ग्रामर पूछा जाता है। ये जो पेपर होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है और ये आपके लास्ट के रिज़ल्ट में इस मार्क्स को ऐड नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ 30 मार्क्स ला करके इसे क्वालिफाई करना होता है। पेपर 2 जो कि एक ऑप्शनल लैंग्वेज लिटरेचर होता है, जिसमें कुल 15 लैंग्वेज का हमें विकल्प दिया जाता है। उन 15 में से एक विषय को चुनकर हमें उसकी परीक्षा देनी होती है। हमने खोरठा लैंग्वेज को चुना था, चूँकि मैं एक खोरठा भाषी क्षेत्र से आता हूँ, इसलिए हमने खोरठा लिया था। वहाँ 15 लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, उड़िया, संथाली, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, ऐसे कुल 15 लैंग्वेज होते हैं। पेपर 2 जो होता है वह कुल 150 मार्क्स का होता है। उसके बाद पेपर 3 जो है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का होता है। हिस्ट्री भी फर्दर 4 भागों में सब डिवाइडेड होता है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री व हिस्ट्री ऑफ झारखंड। उसके बाद ज्योग्राफी भी 4 भागों में विभाजित होता है, जिसमें जनरल ज्योग्राफी होता है, इंडियन ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी होता है, जिसमें मिनरल्स एवं नेचुरल रिसोर्सेस वगैरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अंतिम एक भाग होता है ज्योग्राफी ऑफ झारखंड। ये पेपर 3 होता है यह कुल 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और 160 मार्क्स के सब्जेक्टिव्स होते हैं, जिनके हमको लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं। यह 40 मार्क्स में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। उस 20 प्रश्नों में से 10 प्रश्न इतिहास के, मतलब हिस्ट्री का, और 10 प्रश्न ज्योग्राफी के होते हैं। और जो 160 मार्क्स है उसमें टोटल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। चारों प्रश्न एक प्रश्न 40 मार्क्स के होते हैं और ये 80 मार्क्स में फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं। 80 मार्क्स का हिस्ट्री और 80 मार्क्स का ज्योग्राफी होता है। 80 मार्क्स में 2 प्रश्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं व 2 प्रश्न ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। इसी तरह पेपर 3 है। पेपर 3 पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गुड गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। यह भी फर्दर 2 भागों में विभाजित है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। इसमें भी 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 160 मार्क्स का सब्जेक्टिव्स होता है, जिसके हमें लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं। 40 मार्क्स भी फर्दर सब डिवाइडेड होता है कि 20 मार्क्स इंडियन पॉलिटी एवं कॉन्स्टिट्यूशन से रहता है व 20 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव्स के वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन व गुड गवर्नेंस से होता है। उसके बाद 160 मार्क्स का भी फर्दर सब डिवाइड होता है 80 मार्क्स में। 80 मार्क्स इंडियन पॉलिटी एवं कॉन्स्टिट्यूशन से होता है व 80 मार्क्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन व गुड गवर्नेंस से होता है। हालांकि इस बार के जो प्रश्न आए थे इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस के ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिले थे, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि ऐसी छोटी मोटी जो व्यवधान है या फिर बिना सिलेबस का पूछे जा सकते हैं, मतलब कि इस पैटर्न को ना फॉलो किया जाए, ऐसा हो सकता है। तो मेरा सलाह होगा कि उन सभी अभ्यर्थियों से कि इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप परेशान ना हो और इनके लिए आप पूर्व से ही तैयार रहें। अब आता है पेपर 5 का। पेपर 5 जो होता है इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होता है। पेपर 5 भी जो है वो कुल 200 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स व 160 मार्क्स का
सब्जेक्टिव होता है जिसमें हमें लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं। ये पूरे इंडियन इकोनॉमी जो होता है वो भी फर्दर 5 भागों में विभाजित है। इन 5 भागों में जिसमें बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशूज़, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमी ऑफ झारखंड, ऐसे करके वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं। उसके बाद अगला पेपर आता है पेपर 6। पेपर 6 भी कुल 200 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स व 160 मार्क्स के सब्जेक्टिव्स मतलब लॉन्ग आंसर्स हमें लिखने होते हैं। पेपर 6 जनरल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह पूछे जाते हैं। पेपर 6 में ध्यान रखने की बात यह है कि हालांकि हर क्वेश्चंस इसके पहले के जितने भी पेपर थे जिसमें हर प्रश्न जो होते थे वो 40 मार्क्स के पूछे जाते थे, लेकिन यहाँ और 4 ही प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन साइंस का पेपर में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और हर प्रश्न 32 मार्क्स के होते हैं। तो कुल सब्जेक्टिव जो होते हैं वो 160 मार्क्स के ही होते हैं, लेकिन प्रश्नों की संख्या 5 हो जाती है और सभी पेपर्स में सिर्फ 4 थे। अब रही बात कि मेरी स्ट्रेटेजी इन सबों में कैसा रहा। पेपर 1 के लिए हिंदी और इंग्लिश के लिए हमने कोई विशेष उस पर ध्यान नहीं दिया था, बस हमने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लिया था, बस इसलिए कि क्या मैं इसे यदि सिर्फ एग्ज़ाम में जा कर के लिखूं तो क्या मैं लिख पाऊंगा या नहीं। तो मैंने ये पाया कि मैं लिख सकता हूं, तो मैंने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। पेपर 2 के लिए मैंने, जैसा कि मैं पहले बताया कि मैं खोरठा लिया था, तो खोरठा के लिए मैं डॉक्टर बी.एन. ओहदार सर हैं, उनके पास हमने क्लास लिया था और मैं उसके लिए वहीं से प्रिपरेशन किया था। उसमें एक मेरी छोटी सी गलती थी कि हमने खोरठा लैंग्वेज के लिए कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं दे पाया था, वो समय भी थोड़ा मेरे पास कम था, लेकिन मैं अभ्यर्थियों को यह सलाह देना चाहूँगा कि वो पेपर 2 जो ऑप्शनल पेपर है उसके लिए भी टेस्ट सीरीज़ दें, क्योंकि हर पेपर जो इसके अलावा और भी जितने पेपर हैं इसमें इसका जो पूछने का पैटर्न है, जैसे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज पेपर होता है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पेपर जो होता है, तो उसमें प्रश्न जो होते हैं, कुछ प्रश्न 7 मार्क्स के होते हैं, कुछ प्रश्न 10 मार्क्स के होते हैं, तो इसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ जाती है। तो एग्ज़ाम हॉल में चूँकि मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं दिया था और मैं इसका प्रैक्टिस नहीं किया था, बस मैं पढ़ा था, तो मुझे एग्ज़ाम में क्या हुआ कि आधे टाइम मुझे सिर्फ एक प्रश्न बनाने में चले गए, जिसमें फर्दर 5 प्रश्न मतलब टोटल 7 मार्क्स के एक क्वेश्चंस थे, टोटल 35 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 1 उसको बनाने में मेरे पहले के 1.5 घंटे चले गए। आगे के 1.5 घंटे में मैं थोड़ा जल्दबाजी में सारे प्रश्न किया हूँ। तो ये आपको कभी इन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए मैं आप लोग से सभी अब जो अभ्यर्थी हैं उन लोग को एक सलाह देना चाहूँगा कि पेपर 2 का भी टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लिखें। अगला पेपर 3 है। पेपर 3 जो है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए हमने कैटलिस्ट IAS नोट्स का उपयोग किया था और वो नोट्स काफ़ी प्रिसाइज और अच्छा लगा। उसके अलावा मैंने कोई और दूसरा सोर्स का उपयोग नहीं किया था। हाँ, अपने बेसिक स्टडीज़ के लिए जब कोचिंग ज्वाइन किया था उसके पहले ही मैंने हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के दोनों के नॉर्मल बेसिक NCERTs मैं पढ़ लिया था, जिसका मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ कि मैं जब कोचिंग गया भी तो वहाँ मुझे समझने में कोई कॉन्सेप्ट समझने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई, चूँकि मेरा बेसिक ठीक ठाक था। उसके बाद पेपर 4 है। पेपर 4 में इंडियन पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस है। इंडियन पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस के लिए ही भी मैंने कैटलिस्ट IAS में इंद्रजीत सर के मार्गदर्शन में हमने इसे पढ़ा था और वो नोट्स उसी के नोट्स से हमने इसका पूरा उसका उपयोग किया था। इसके बेसिक स्टडीज़ के लिए मैंने लक्ष्मीकांत बुक को रेफ़र किया था। उसके बाद पेपर 5 इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। पेपर 5 के लिए भी हमने वहाँ विशाल सर के मार्गदर्शन में कैटलिस्ट IAS के कोचिंग संस्था में
हमने नोट्स प्राप्त किया था और हमने नोट बनाया था। उसी नोट्स से हमने सारी उसका उपयोग करके हमने इस पेपर की तैयारी की थी। इसके बाद पेपर 6 है जनरल साइंस। जनरल साइंस के लिए मैं अविनाश सर के मार्गदर्शन में कोचिंग संस्था जो कैटलिस्ट था वहाँ से हमने ये सब सारे नोट्स को बनाया था और उसी नोट्स का हमने उपयोग किया और उसके उपयोग से हमने इस पेपर को पूरा कर पाया। इसका तृतीय चरण और अंतिम चरण होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू के लिए हमने कुल 4 मॉक टेस्ट दिए थे, इसमें से 3 मॉक टेस्ट हमने कोचिंग संस्था कैटलिस्ट IAS में ही दिया था और एक मॉक टेस्ट हम श्री विकास श्रीवास्तव सर हैं जो कि झारखंड पुलिस सेवा में कार्यरत हैं। वो अपने कार्य को करते हुए, अपने कर्तव्य को पालन करते हुए भी हम अभ्यर्थियों के लिए बहुत कार्य करते हैं और उन्होंने भी एक फ्री मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था। उसमें हमने एक मॉक टेस्ट श्री विकास श्रीवास्तव सर के पास हमने दिया था और बाकी के 3 हमने कैटलिस्ट से दिया था। वहाँ से कैटलिस्ट IAS से हमें वीडियो भी प्राप्त होते थे जिसके माध्यम से हम अपनी गलतियों को सुधार सकते थे और उसको सुधारने में हमें बहुत मदद मिली। इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू को हम 3 चरणों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक होता है कि अपना डैफ, जिसमें आपके पर्सनल डिटेल्स होते हैं, जैसे आपका नाम, फादर्स नेम, एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो ये सब चीज़ से होता है और प्लस आपके डिस्ट्रिक्ट, आपका हॉबीज़ व इंटरेस्ट। तो अभ्यर्थियों से मेरा एक सलाह होगा कि ये सब चीज़ स्टैटिक होते हैं, ये सब चीज़ की तैयारी पहले से आप कर सकते हैं। जब भी कभी समय मिले तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल को अच्छे से कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। आप अपने नाम पे यदि कोई सवाल पूछा जा सकता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम भोला है, तो इस पे ये ऑब्वियस है कि लॉर्ड शिवा से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमने कोशिश की थी कि उस लॉर्ड शिवा पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं प्लस वह जो करंट क्वेश्चंस हैं, तो हालांकि करंट क्वेश्चंस पहले से तैयार नहीं किया जा सकता है, लेकिन पहले से लॉर्ड शिवा पे मेरे एग्जांपल्स में पहले से लॉर्ड शिवा के बारे में हम कुछ लिख सकते थे। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हमारे झारखंड में वैद्यनाथ धाम मंदिर है, फिर झारखंड धाम मंदिर है, प्लस एक बासुकीनाथ मंदिर है। तो ये 3 जो है लॉर्ड शिवा के मंदिर हैं। इन मंदिरों के बारे में जो अध्ययन है ये सब हम कर सकते थे। इसी तरह यदि आपका भी वैसा कोई नाम हो या फिर कोई बर्थ ईयर हो या फिर आपका जो खुद का डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, जैसे मेरा मैथ्स ऑनर्स था तो मैथ्स पे जो जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, तो यदि आप इंटरव्यू की तैयारी हेतु यदि इसको आप पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इंटरव्यू में मेरे समय में ऐसा हुआ था कि इंटरव्यू में सिर्फ 10 दिन का समय दिया था और वह 10 दिन बहुत कम समय था। सारे करंट को भी देखना था, सारे अपने प्रोफाइल को भी देखना था। इसमें थोड़ी मुझे हड़बड़ी हो गई थी। तो अभ्यर्थियों से मेरा एक सलाह होगा कि यदि हो सके तो आप पहले से इन सब चीज़ों की तैयारी कर लें। उसके बाद दूसरा होता है कि आप कौन सी सेवा लेना चाहते हैं। आपकी यदि सेवा, जैसे मेरे में था कि हम प्रशासनिक सेवा को मैं प्रथम स्थान दिया था, तो प्रशासनिक सेवा के बारे में जान लें। प्रशासनिक सेवा प्लस एक के अलावा और भी 2-3 जो प्रेफरेंस आपने देने की सोचा है या फिर दिए हैं, उसके बारे में आप पहले से कुछ नॉलेज पहले से अपना नोट मेकिंग कर सकते हैं और उसका नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि प्रशासनिक सेवा का क्या क्या हायरार्की है, या फिर कोई पुलिस सेवा देता है तो पुलिस सेवा का क्या क्या हायरार्की है। प्रशासनिक सेवा में हमारे यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, सर्कल ऑफिसर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। तो इन सब का कार्य क्या है, इन सब का जो क्षेत्राधिकार है वो क्या क्या होते हैं, या फिर उस समय यदि चुनाव होते हैं तो चुनाव के कार्यों में एक प्रखंड विकास पदाधिकारियों का क्या क्या रोल होता है। तो इन सब चीज़ के बारे में आप पहले से यदि अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेते हैं तो इसका विशेष फ़ायदा होता है। उस समय जब इंटरव्यू की जब फेज़ होता है उसमें आपको मॉक इंटरव्यू भी देना होगा, तो उस समय आपके करंट इवेंट्स भी बहुत सारे होते हैं। जैसे मेरे ही एथी में था कि मेरा नाम भोला था
और उस समय ज्ञान वापिका काशी विश्वनाथ मंदिर के जो ज्ञान वापिका ये था इशूज़ था वो बहुत चल रहा था। फिर शंकराचार्य जी का केदारनाथ में स्टैचू स्टैब्लिश हुआ, तो ये सब चीज़ करंट रिलेटेड है, तो ये हम बाद में ऐड किए, लेकिन उसके पहले हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड होता है कि मैं जैसा पहले ही बोला था कि इंटरव्यू का 3 जो है वो डिवाइडेड है। पहला पर्सनल डिटेल, दूसरा आपका सेवा जिसमें आप जाना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवा हो, पुलिस सेवा हो, या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कमिश्नर का है, रजिस्ट्रेशन सर्विस है, और तीसरा है आपका करंट इवेंट्स। तो करंट इवेंट्स को छोड़ करके ये 2 चीज़ों पे आप पहले से कुछ तैयार हो सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसी बात बताऊंगा शायद अभ्यर्थियों को इस चीज़ के लिए शायद फ़ायदा हो कि पूरे प्रिपरेशन की जर्नी में कुछ ऐसे कभी ऐसी घटनाएं होंगी जो कि आपको हर समय पूर्ण रूप से तैयार होने का मौका नहीं देगा। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था कि जब प्रारंभिक परीक्षा की जब परिणाम घोषित हुआ तो मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया था, लेकिन बाद वो आरक्षण का कोई इशू था जो कि हाई कोर्ट में बात चली, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार फिर वो द्वितीय लिस्ट जारी हुई जिसमें मेरा नाम था, और उसके बाद मुझे सिर्फ 22 दिन के समय मिले थे अपने मेंस के एग्ज़ाम को देने के लिए। उसी 22 दिन के समय में हालांकि देखा जाए तो यदि कोई तैयारी करना शुरू करे तो पॉसिबल नहीं है कि 22 दिन में मेंस का एग्ज़ाम के लिए वह तैयार हो सके। तो हमने क्या किया था, जब मेरी प्रारंभिक परीक्षा में परिणाम घोषित नहीं हुए थे, मेरे रिज़ल्ट नहीं आए थे, फिर भी हमने अपना जो पढ़ाई था वो कंटिन्यू रखा, और प्लस जो लैंग्वेज ऑप्शनल पेपर था इसकी तैयारी हमने 1 साल मतलब कि एग्ज़ाम से 7-8 महीना पूर्व ही हमने उसे पढ़ के रखा था। तो इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा मुझे मेंस के जब 22 दिन का समय मिला उस समय में हमने उपयोग किया। 22 दिन ही सिर्फ हम एग्ज़ाम के मोड में पढ़े थे, हालांकि इसके पहले हमने पूरी पढ़ रहा था, कंटिन्यू रहा था। उसके बाद जब मेंस का एग्ज़ाम हो गया उसके बाद भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रखा, और मैं एज अ डेली रूटीन के जैसा मैं कोचिंग जाता था और अपनी पढ़ाई करता था। इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू प्लस मेडिकल हो जाने के बाद भी हमने अपनी पढ़ाई जारी किया। मतलब कि रिज़ल्ट आने के 2 दिन पूर्व तक हम अपना जो मेरा रूटीन था, कोचिंग जाना, पढ़ाई करना और आना, वो मैं कंटिन्यू रखा। इस चीज़ का फ़ायदा मुझे ये हो गया कि मैं सिर्फ 22 दिन के छोटे से अंतराल में मैं खुद को मेंस के एग्ज़ाम के लिए तैयार कर पाया। तो आप अभ्यर्थियों से मेरा एक सलाह होगा कि हो सकता है कि आपका प्रारंभिक में या फिर मेंस में या इंटरव्यू के बाद शायद रिज़ल्ट ना आ पाए, लेकिन मेरा सलाह होगा कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखना। शायद अगला नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए, या फिर अगला नोटिफिकेशन आने के बाद जब आए उस समय आपके पास कम समय हो, तो आप यदि एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट करके रख लेते हैं तो जब एग्ज़ाम आता है तो आप सिर्फ एग्ज़ाम के मोड में मतलब सिर्फ रिवीजन कर लेते हैं और आप अपनी परीक्षा को दे सकते हैं, जैसा मेरे केस में हुआ। तो इस तरह से पूरे एग्ज़ाम की तैयारी में ऐसे छोटे मोटे चीज़ आते रहेंगे, छोटे छोटे व्यवधान आते रहेंगे। इन व्यवधानों से निपटने के लिए आप अपनी कंटिन्यूटी को जारी रखें। यदि कोई मेरे से पूछे कि आपका सबसे बड़ा जो की पॉइंट्स था कि क्या था, आप एग्ज़ाम को क्यों निकाल पाए, चूँकि यह मेरा प्रथम प्रयास था और मैंने प्रथम प्रयास में इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है, तो मेरा सबसे बड़ा बात था कि मैं कंटिन्यू रहा। मेरी प्रारंभिक परीक्षा में परिणाम ना घोषित होने के बावजूद भी हम कंटिन्यू रहे और इस एग्ज़ाम को हम कंप्लीट कर पाए और आज सफल हो पाए।